उसको भी एक तुम्हारे इसका है ठीक है। इसको एक बार फिर से खेलते हैं पीछे वाला। ठीक है बना रही है। देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह से खेल रहे हैं तो बच्चे इसको सिंपली क्या मान लेते हैं? कैच बोलोगे। ठीक है। अगर हम लोग कैच को अगर सिंपली मान लेते इसको हम लोग गेम या स्पोर्ट्स मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एक फिजिकल एक्टिविटी है, फन है, थोड़ा मजा कर रहे हैं और ये पढ़ाई से एकदम अलग है, तो इसको हम गेम या स्पोर्ट्स के दायरे में रखते हैं। दूसरा है कि मान लेते हैं कि हमने और किसी का साथी है जैसे हमने एक नंबर यहाँ लिख रखा है, ठीक है, कि भाई इस रो में जो है 3 लोग बैठे हैं, इस रो में 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 9 लोग हैं, 6 लोग हैं। आज कौन बांटेगा? तो देखिए कौन है। अब ये बताइए और कौन है? कौन बांटेगा? सर बस बांटेंगे इसको। मुकुल सर को आ जाओ, ये रिस्पांसिबिलिटी देते हैं। ठीक है सर, आपको ये चेक करना है कि क्या ये जितना पैकेट है क्या ये सब में बट पाएगा? 40 है। नंबर क्या है? अच्छा बट है। ओके, यहाँ पर आप वहाँ पर पैकेट कितना है टोटल? 48। ठीक है 28। ठीक है आपने नहीं किया ना? इसके अनुसार से ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ठीक है सर, बैठ जाइए, अगर पार्टनर से तो मार नहीं सकते हैं, बाद में मार लीजिए। एक्चुअली हमने क्या किया कि एक रो में जितने लोग थे उसका नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। हमने नहीं बताया कि 3 + 6 9 होता है और 9 + 4 13 होता है और 13 + 9 22 और 22 + 6 28, हमने नहीं बताया। हमने सिर्फ ये नंबर बताया, हमने ये समझ लिया कि 28 नंबर है और इस 28 को बांटना है। किस तरह से बांटना है, वो चाहे वैसे भी बांट सकते हैं या फिर इसको देख के भी बांट सकते हैं। वो चाहे तो सामने में 3 रख देंगे, यहाँ पर सामने में 6 रख देंगे, 4 रख देंगे, उस तरह से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ये है और एक इसके अलावा हम लोग इसके बाद हम लोग खेलेंगे थोड़ा सा अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी टाइप्स मान लेते हैं हमने क्लास को 3 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। एक ग्रुप जो उस साइड बैठे और इस साइड पे बैठे इसको हम एक ग्रुप मानते हैं, दोनों को, क्योंकि कम लोग हैं हम लोग इसको मानते हैं कि ये ए और ये जो है ये वाला जो ग्रुप है इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, और ये सी है। हम एक स्टेट का नाम बोलेंगे, ठीक है, हम इस स्टेट का नाम बोलेंगे और जो ए ग्रुप है जिसमें कि ये दोनों टेबल वाले शामिल हैं वो उसकी कैपिटल का नाम बोलेंगे और फिर यही वाला ग्रुप जो है एक स्टेट का नाम बोलेगा, फिर ये वाला जो है वो कैपिटल का नाम बताएगा, फिर यही वाला ग्रुप एक जो है स्टेट का नाम बोलेगा, फिर इधर वाला बताएगा, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 हो गए। तो ऐसा करते हैं ये दोनों एक में रख देते हैं, ठीक है। दोनों का ग्रुप 5 ही इधर का दूध ये बैठ ये कैसा रहेगा, ये बड़ा है, ये हो गया, ये तो ये ग्रुप को हम मान लेते हैं सी, ये ग्रुप को हम बी मान रहे हैं, ठीक है। इधर ये तो दो लोग बैठे हैं, 2 ग्रुप है, ये ए ये दोनों, ठीक है, ये बी है और ये दोनों मिलकर सी है, ये वही है यहाँ ये करते हैं उधर करते हैं, तो 2 ग्रुप रखते हैं यहाँ तक में एक इधर वो उसमें जा रहा है, चलिए कोई ग्रुप है, ठीक है, ठीक है 2 ग्रुप है। चलिए हमने एक स्टेट का नाम हम मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद में ग्रुप ए जो है उसके कैपिटल का नाम बोलेगा, ठीक है। चलिए हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, अब और इसके लिए टाइम लिमिट है, आप ये ग्रुप ए बोलेगा पहले और इसके लिए टाइम लिमिट है 3 सेकंड में आपको बोलना आती है कि हम लोग बोलेंगे, आप बोलो, फिर क्लियर कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करने के लिए मैं स्टेट का नाम बोलूंगा, उसकी कैपिटल का नाम ग्रुप ए को बताना है और अगर ये सक्सेसफुली हमने बता दिया तो
ग्रुप बी को ये स्टेट का नाम बताएंगे और उसके कैपिटल का नाम बताना है ग्रुप बी को। अगर ग्रुप बी सक्सेसफुली बता दिया फिर सेकंड में ये फिर एक नया चैलेंज दे रहे हैं, एक नया स्टेट का नाम बोलेंगे और फिर कैपिटल का नाम इनको बताना है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड बोलिए नहीं एक चांस इसमें मिल करके बोलना है, ठीक है, हवा में नहीं बोलना है, ठीक है। समझने में चला गया कुछ रूल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट सबको करना है एज अ ग्रुप। जब आप काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपने एक बार बोल दिया फिर दोबारा नहीं बोलना, भले आपको पता हो तो आगे को बता दीजिए, इससे क्या होगा सबको पता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो ये टीम है इसमें हर लोग को चांस मिलना चाहिए, ठीक है। आपको पता है तो आप अपने टीम मेंबर्स को बता दीजिए सो दैट वो भी इन्वॉल्व हो, ऐसा लेफ्ट आउट जैसा ना लगे, ठीक है। एक ही शब्द बोल रहे हैं और जो ऐसा करेगा उसका माइनस भी होगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक पॉइंट मिल रहा है। आप बताइए दूसरा स्टेट भी त्रिपुरा, अगरतला, ये बच्चा सही नहीं वैसा सभी नहीं क्या है, जो सही है। आप बताइए एक स्टेट नाम मिजोरम, चलिए सही है। आप बताइए एक स्टेट नाम ठीक है। आप बताइए फटाफट एक स्टेट का नाम बताइए। गोवा, सही है, फटाफट बताइए। गुजरात, बताइए फटाफट। तेलंगाना, और बताइए आंध्र प्रदेश, बिहार, और बताइए लक्षद्वीप, कामाती, अरे स्टेट ही है कोई बात नहीं। चेन्नई, एक और लास्ट मणिपुर, मणिपुर, एक लास्ट में जैसे लास्ट में से इधर से क्या लिखोगे बताइए। झारखंड, ठीक है। अब देखिए हमने कुल मिलाकर 3 गतिविधियां देखी, ध्यान दीजिएगा। तीनों में बहुत बेसिक अंतर है और हमने ये समझ लिया तो आज का टॉपिक समझना मुश्किल नहीं। हमने सबसे पहले देखा कि एक बॉल हमने भेजा और उसके बाद जो हमने खेला, कई लोगों ने देखा उसमें फिजिकल एक्टिविटी की शामिल हुई और ये कैच हमने खेला। ये क्या है, ये जो कैच था ये प्योर स्पोर्ट्स है, ठीक है। या हम लोग इसको नाम दे दे रहे हैं गेम का, उसको कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमने इसी चीज को अब एक लर्निंग प्रोसेस में डालने की कोशिश की। अब हमने इसमें दूसरा एक्टिविटी क्या था, हमने एक नंबर बता दिया और हमने एक बच्चे को ये बता दिया कि भाई आपको ये बांटना है। हमने उसको नहीं बताया कि तुम्हें नंबर जोड़ना सीखना है या नहीं सीखना है, हमने नहीं बताया, पर वो सीख गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि गेम इन लर्निंग, यानी कि हमने लर्निंग में क्या किया, एक गेम को डाल दिया और उसके द्वारा बच्चा उस चीज को सीख गया। लेकिन जो तीसरी चीज है जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो सारा मटेरियल है वो सामने है। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा अंतर है, इसको समझना जरूरी है। हमारा जो कंटेंट है वो सामने है। हमने इधर 369 में ऐड करवाया तो उसको पता नहीं है कि वो ऐड कर रहा है या जोड़ना है या हमारा उद्देश्य क्या था, ये उसने सीख तो लिया बट उसको ये मालूम नहीं। अब जो क्या है कि हमने क्या किया कि हमको बताना क्या था, स्टेट और कैपिटल का नाम बताना। साथ ही साथ क्या था, हर बताने वाले को एक
तो ये जो पद्धति है इसको हम लोगों ने या इसको जो है सीबीएसई ने या दो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने एक अलग नाम दिया है और उसको हम लोग बोलते हैं जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज गेमिफिकेशन। ठीक है, गेमिफिकेशन और गेमिंग लर्निंग में बेसिक अंतर ये है कि गेमिंग लर्निंग में बच्चों को हम किसी गेम के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, उसके लिए कई बार हमें सेटअप बनाने की जरूरत भी पड़ती है, कई बार वो महंगा भी हो सकता है क्योंकि हम उसको एक माहौल देते हैं, जैसे कि फ्रैगमेंट देखते जो हाँ, तो जो है जैसे हम एक रूम होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को इक्विपमेंट्स देते हैं और उसके द्वारा उस इक्विपमेंट्स के थ्रू बच्चा लर्निंग करता है। लेकिन जब हम लोग गेमिफिकेशन होता है इसमें कंटेंट हमारे सामने होता है, उसमें हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से गेम की तरह बनाया जाए, क्योंकि फिकेशन का मतलब अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ठीक है गेमिफिकेशन इन लर्निंग है, क्यों जरूरत है गेमिंग हम देखेंगे इसके बाद देखो स्लाइड और इसके बाद ठीक यहाँ पे एक और भी एक्टिविटी हमने ऐड किया है, ठीक है उसको भी देख लेते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है कि बच्चों को कलर बताना, कलर आइडेंटिफाई करना। पहले दिया हुआ है ब्लू रेड पर्पल येलो पिंक, आप देख रहे हैं ये कलर दिया हुआ है। उसके बाद वाले में हमें आपसे कलर जानना है, हमने बच्चों को कलर के बारे में बताया। अब कोई बता सकता है इस बुक से पूछते हैं, मान लीजिए इसके रिमार्क पॉइंट्स के ऊपर बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप बताइए ये वाला, क्योंकि आपको ध्यान देना है ये वाला भी ग्रीन है, ये वाला भी ग्रीन हो सकता है, इसमें कौन सा कलर है आपको बताना है। ग्रुप ए बताया ये वाला कौन सा कलर है, बताइए कौन सा कलर है। अच्छा ये येलो ग्रीन क्यों है ऐसा, इसके आधार पे हम देंगे, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि ये येलो ग्रीन है, ठीक है। आप ये बताइए कि इसका कोई एक एप्लीकेशन बताइए, क्या आपने किस तरह का कोई कलर देखा है, पैरेट में देखा है, ठीक है। अगर आपने ये एप्लीकेशन भी बता दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। क्यों, गेमिफिकेशन का यही रूल है कि बच्चा कभी हारना नहीं चाहिए, अगर हारेगा तो हो सकता है वो डिमोटिवेटेड हो सकता है, अगर वो 2 बार हार गया है तो कहीं ना कहीं उसको एक बार जीत का मौका मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए इस बात को भी हम ध्यान रखें, आगे प्रोसेस में हम चलेंगे तो पता है। दूसरा है आपका ये वाला कौन सा कलर है ये बताया, ग्रुप बी सैफरन है। देखिए जो हमें मतलब जो हमें जिस कंटेंट से हमने लिया है इसका कलर बताया है, और कोई बता सकता है, ऑरेंज बताया, ठीक है। मान लेते हैं चलिए इसके भी एक पॉइंट मिलता है। ये वाला जो बताइए ये वाला कौन सा कलर है, हाँ हो सकता है इसको बाहर दे बताया, इसने इधर से आ गया तो दे दिया। अब ये बताइए ये वाला लाइट ग्रीन, ठीक है चलिए ये ठीक है, हाँ ठीक है। ये वाला बताइए इधर से बताइए ये वाला बढ़िया, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट हो गया, और ये वाला राइट। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 5 इसमें किसी से ज्यादा हो गया, हाँ हम पूछ सकते हैं अच्छा ठीक है। नेवी ब्लू आपने बताया, नेवी ब्लू का एप्लीकेशन बताइए कहाँ आपने देखा है नेवी ब्लू, बच्चा कहीं से देख सकते हैं, बताएगा सबको, ठीक है बताया। इसलिए अगर क्लास है हम सबके लिए ताली बजाएंगे तो सब ताली बजाएंगे। सो ये जो हमने किया जिस चीज को क्योंकि बच्चे को पता है, हमने यहाँ पे कुछ छुपाया नहीं है, बच्चे को पता है कि भाई ये कलर आइडेंटिफिकेशन है, और हमने इसको बच्चों के द्वारा ही उस तरीके से बताया, बच्चों को रिवॉर्ड भी मिला, जो बच्चे को इसमें अगर पता चला कि हमने बताया वो शायद दिन भर मोटिवेटेड भी रहे, हमने बताया आज बहुत बढ़िया रहा हमारा दिन, तो कुल मिलाकर एक उसको सेटिस्फेक्शन भी होगा, वो मोटिवेटेड भी फील करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं गेमिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट
क्लारिफिकेशन का क्लारिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस, है ना, क्लारिफिकेशन मॉडिफिकेशन जो भी है, तो फिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस, और या उसको हम लोग कहते हैं बिकमिंग समथिंग और मेकिंग समथिंग। तो यहाँ पर क्या है, गेमिफिकेशन, इसका मतलब हुआ कि जिस भी प्रोसेस में हम लोग गेमिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक गेम जैसा बना रहे हैं, बिकमिंग गेम और मेकिंग गेम। याद रखना कि ये गेम नहीं है, है ना, हम लोग कहीं बोलते हैं तो मेरी बहन जैसे ही हो और हो इज अनदर थिंग, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर गेम जैसा है, गेम नहीं है, क्योंकि हमने तीनों चीजों को देख लिया, स्पोर्ट्स से देख लिया, गेम लर्निंग में भी डाल के देख लिया, और गेम जैसा बना के जो हम लोग कर रहे हैं वो भी हम लोग देख लिया, ठीक है। और ये तीनों अंतर जो हम लोगों ने अभी देखा था कि पहला वाला जैसे हम लोग कैच कैच खेले तो खेलना है तो प्योर स्पोर्ट्स हो गया, दूसरा खेल खेल में पढ़ना जिसको हम लोग कहते हैं गेमिंग लर्निंग, जैसे लूडो खेला और फिर वो जितनी चाल चल रहा है उसको पता है कि भाई उसको पता है, दो बार कॉन्सेप्ट पता है इसलिए वो दो बार आगे बढ़ रहा है, उसको तीन बार कॉन्सेप्ट पता है इसलिए वो तीन बार आगे बढ़ रहा है, और इस सामने नाम दिया है, हो सकता है गेमिफिकेशन का सही जो है हिंदी खिलवाड़ ना हो, हमने ये नाम दिया है। तो जरूर होना चाहिए था, खिलवाड़पन हो सकता है, हां हां खिलाड़ीपन हो सकता है। कुछ मुझे एकदम सटीक शब्द नहीं मिला कि खिलवाड़ कर लिया खेलपन ऐसा, तो मैं खिलवाड़ का नाम दे दिया है। तो इसमें क्या है कि ये टॉपिक चेतना से हां ये तो एक तरह से सॉफ्टवेयर नॉलेज ये आपके पसंद का नाम था। ये बन रहा है ये भी गेम से मतलब आप लोग देखिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्पेलिंग, आपको जो स्पेलिंग सिखाया राइट, सही बात, ठीक है क्या आप अपना पूरा नाम भी बस लिख दीजिए, उसका ये करना चाहिए आगे लिख दीजिए बस पूरा नाम लिख दीजिए क्या है, थेरम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पूरा चलिए इसके लिए और भी करना स्लाइड नेक्स्ट, तेरा पूरा नहीं है ऑक्टोबर नहीं है, ठीक है। अब है गेमिफिकेशन, अगर सब कुछ है कि हम लोगों ने जिस एक्टिविटी को देख लिया है, अगर वो हमने असिमुलेट कर लिया है तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम एक बार देख ले रहे हैं कि सबसे पहले 2.2 में जो है गेमिफिकेशन जैसा ऑफिशियली ये वो पॉइंट हुआ था, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किया गया। इसके पहले जो हम लोग गेमिंग लर्निंग के बारे में ज्यादा हम लोग यूज करते थे, यानी अधिगम में यानी लर्निंग में हम लोग जिस प्रोसेस को या जिस एक्टिविटी को ला रहे थे उसको हम लोग सिंपली गेमिंग लर्निंग कहते थे या खेल में पढ़ाई कहते थे, जिसके आधार पर आप जानते हैं कि जो पिछली बार जो बुक चेंज हुआ था, जो हमारा एनईपी और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसके आधार पर गतिविधियों के आधार पर जो काम कराने की बात की गई थी वो कहीं ना कहीं गेमिंग लर्निंग बेस्ड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है गेमिफिकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ गेम डिजाइन एलिमेंट्स। याद रखिएगा ये गेम को नहीं है, सिर्फ गेम डिजाइन एलिमेंट्स इसमें आएगा, गेम नहीं है। हमने जो अभी खेला या फिर हमने जो बात में यूज करा जाता है ये अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, बीच में नहीं आना है। तो इसमें ये हाँ इसमें क्या है कि गेम डिजाइन एलिमेंट्स है, यानी कि गेम या खेल जैसी चीजों को उसके तत्वों को हम लोग अधिगम में ले सकते हैं। फिर द गेम कैन बी डिजिटल, ऐसा हो सकता है, सो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। इवन हम लोग हम अभी ये भी बताएंगे कौन कौन से एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, आप उस एप्लीकेशन पे जाकर के किसी की चीजें कर सकते हैं। व्हेन यू यूज ड्यूरिंग क्लासेस एंड इंडियन इनटू करिकुलम प्रोग्राम, आप करिकुलम प्रोग्राम्स में डाल सकते हैं, या फिर आपने निष्ठा में हिडन करिकुलम पढ़ा होगा तो उस हिडन करिकुलम के तहत भी उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। The main goals of gamification are to enhance the certain abilities, introduce objectives that give the learning a purpose, engage students, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि कई बार हम लोग को जूझना पड़ता है कि किसी भी गतिविधि में या किसी लर्निंग में बहुत सारे लोग एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करवा पाएंगे।
एंड सपोर्ट बिहेवियर चेंज। इसमें कोई भी बच्चा आप देखिएगा जल्दी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको रिवार्ड्स मिल रहा है, और हम लोग आगे देखेंगे उस रिवार्ड्स के कुछ अच्छे लेवल्स भी हैं जिसको देख करके और दिखा करके भी वो बहुत सेटिस्फाइड होगा। इवन वो घर में भी दिखा करके, अपने दोस्तों को भी दिखा करके उसको बहुत संतुष्टि मिलेगी जब वो आगे प्रोसेस में जाएंगे। फिर एक गैमिफिकेशन पेज को अपील टू द फॉलोइंग नीड्स, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। अब ये हमने थोड़ा सा हिंदी में इसको थोड़ा सहज रूप से किया है कि आगे है क्या, है ना। तो ये क्या है कि अध्ययन अध्यापन की मानसिकता के साथ विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए या बेहतर सीखने का माहौल बनाने के लिए नितांत खेल से परे, यानी एकदम प्योर खेल से परे वाली गतिविधि में या खेल खेल के तत्व को जोड़ना ही खिलवाड़ या खिलौड़ कहते हैं। जैसे हम लोगों ने भी देखा, क्विज पॉइंट देखा या अंत्याक्षरी देखा, एक लीडर बोर्ड होता है। लीडर बोर्ड क्या होता है कि मान लीजिए क्लास में हम आज हमने गेम खिलवाया और इसमें हमने 4 ग्रुप बना रखे थे, 4 ग्रुप का हमने पॉइंट डाल दिया, ठीक है, कि मान लीजिए 5 है, 7 है, 9। फिर अगले दिन जो कार्यक्रम था उसमें भी वो वाला जो पिछला वाला था वो खत्म नहीं है, उसको हम लोग लाएंगे एक बोर्ड पर, उसको बोलते हैं लीडर। फिर उसमें ऐड करेंगे, आज का जो भी पॉइंट्स होगा उसको ऐड करेंगे और वीकली फिर हम एक फाइनल रिजल्ट देंगे एक वीक में जो अच्छा करेगा। क्योंकि हमको पहले से इसमें नियम बनाने पड़ते हैं कि यदि 25 पॉइंट से अधिक आया तो उसको हम अचीवर का एक सर्टिफिकेट बैज देते हैं उस ग्रुप। तो क्या होगा कि जब एक अचीवर का बैज देंगे वो बड़ा गर्वान्वित होकर वो रखेगा भी, दोस्तों को भी दिखाएगा और घर में भी दिखा सकता है। अगर ये 100 से ज्यादा पॉइंट होगा तो हम उनको क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आगे वो हम पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी तरह विद्यार्थी इसमें खेल जैसी गतिविधि के द्वारा सामग्री के को बिना छेड़छाड़ किए गए, हमने जो भी कंटेंट हमें पढ़ाना था उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उस सामग्री में उतरता है। आप लोग उतर रहे थे कि हाँ भाई ये राजधानी ये और ये कलर कहाँ है, क्या कहाँ पर अप्लाई होता है, वो आप आराम से, हमने कोई बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और आप उसमें उतर रहे। और ये हमें प्रयोग करने के लिए, खोज करने के लिए प्रेरित करता है। और इससे क्या होता है, हमको जो रिवार्ड्स मिलता है उससे हमको जो कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट होता है, चाहे संज्ञानात्मक हो इवन भावनात्मक भी, क्योंकि हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, उसकी सबलता और सहभागिता प्रदान करता है। इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है जो कि हम लोग लर्निंग में ला सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्राइमरी में ही, ये किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। हम लोग कुछ सब्जेक्ट के अप्लाई करके भी दिखाएंगे। ये सेम चीज है लगभग वही जो गेमिफिकेशन जिसके बारे में हमने बताया, लगभग वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें अब थोड़ा अंतर बताया गया है जो हमने भी चर्चा की कि गेम बेस्ड लर्निंग है और गेमिफिकेशन है, ठीक है। इसको हमने हिंदी में और सहजता से किया है, एक मिनट इससे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब जैसे क्या है कि खेल आधारित अधिगम में और खिलवाड़ में, जिसमें खिलौड़ कह रहे हैं, खेल के द्वारा किसी कौशल या वांछित अधिगम को प्राप्त करते हैं खेल के द्वारा, ठीक है। जैसे कोई भी एक्टिविटी अभी हमने दिखाया है, चाहे वो लूडो की चर्चा कर रहे थे या हमने एक नंबर दिया और मुकुल शब्द को ऐड करके बांटने की कोशिश की, तो ये क्या था कि हमने खेल डाला और उसके बाद जो है वो चीजें होती गई। और यहाँ पर खिलवाड़ या गेमिफिकेशन में क्या है, खेल के तौर तरीके को अन्य गतिविधियों में शामिल करके हम वांछित अधिगम या कुशलता, जो स्किल जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो खेल होता है वो कंटेंट का एक पार्ट होता है जो हमारा खेल अध्ययन सामग्री है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कार्य कुशलता या पूर्णता पाने के लिए रिवार्ड जीतने के लिए गतिविधि है, ये एक्टिविटी जैसी चीज हो जाती है जिसमें कि गेम जैसा व्यवहार हम लोग करते हैं। अब जैसे क्या है कि सप्ताह के दिनों के नाम को गाने में सीखना, ये खेल हो सकता है जहाँ पर हम गाना सीख रहे हैं, उस गाने में हम उसको गाना सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उसमें सप्ताह के जो दिन के नाम है, छोटे बच्चे हैं तो। और यहाँ पर क्या है कि कुछ ये देखिए जैसे दिया हुआ, जैसे मेंटीमीटर एप्लीकेशन है या ड्यूलिंगो करके एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा कि आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से हम स्ट्रक्चर करेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें खेल का कोई भी प्रोसेस, कोई भी एलिमेंट हम लोग इसमें डाल सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के तौर पर इसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या है, जो कंटेंट है इसमें कोई बदलाव नहीं करने की जरूरत है, किसी भी तरह की कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस है कि उसमें जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से चेंज या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही है गेमिफिकेशन, तो किस तरह से मॉडिफिकेशन करके हम इसको एक गेम एक्टिविटी में बदल सकते हैं। दूसरा है कि इसमें अलग अलग विधियां शामिल हो सकती हैं, सामग्री को रोचक बनाए रखना है,
अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को रिवार्ड्स पॉइंट मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके से, चाहे 1 पॉइंट दे दें, चाहे तो हम उनको बैज दे दें, चाहे वो सर्टिफिकेट दे दें, चाहे उनको तालीम बदलवा दें, चाहे उनको खड़ा करके जो बहुत अच्छा, जिसने कि 5 पॉइंट जीता है उसके लिए अलग से कुर्सी लगा दी, जिसने 10 पॉइंट जीता है उसके लिए अलग कुर्सी लगा दी, ऐसा कर सकते हैं। या फिर जो 10 पॉइंट जीतेगा वो आगे वाले बेंच पे बैठे, किसी भी तरह का रिवार्ड उसको फील होना चाहिए कि हमें इन सारी चीजों की उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि इससे फिर क्या होगा, अगर आप 2 बच्चों को आगे बिठाएंगे तो हर बच्चे में ये भावना होगी कि हमको भी आगे वाले सीट पर आना है। यहाँ पर मैंने बताया कि किसी काम की पूर्णता पर पॉइंट है और किसी लक्ष्य की प्राप्ति पर, जो आपका गोल अगर जो भी आपने रखा है कि इतना सारा चीज उनको याद हो जाएगा। अगर हमने कलर के बारे में बताया है, अगर सब बच्चों को 10 कलर याद हो गया या वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर हमने स्टेट कैपिटल का नाम है कि हमने बताया अगर सब बच्चे को लगभग 15 अगर याद हो गया तो उसको एक अलग हम कोई एक बैग दे देंगे। अगर 28 का 27 का सारा याद हो गया तो उसको हम एक अलग एक बैग दे देंगे। हाँ भाई आप स्पेशल अचीवर्स हैं, अगर ऐसा दे देंगे तो क्या होगा कि उनके अंदर वो मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। अब है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर हम लोग ये गेमिफिकेशन कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रेटेजी में बदलाव भी कर लिया, हमने सीधे सीधे गेम को लाया नहीं, तो फिर आगे इसकी जरूरत क्या है। इसमें भी इसको मैंने अपनी सहजता से बनाया, आगे जैसे इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है कि बेनिफिट, क्या बेनिफिट्स है इसमें। पहला है मेक्स लर्निंग फन एंड इंटरेक्टिव, ये हम लोग देख चुके हैं कि जो है जब हम लोग गेमिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ये एक आनंद की वस्तु रह जाती है, ये कोई बोरिंग चीज नहीं रह जाता। और क्या है इंटरेक्टिव होता है, हर कोई जो है वो पार्टिसिपेट होता है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है। दूसरा क्रिएट्स एन एडिक्शन टू लर्निंग, ये कई बार सुनने में लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट ये इस बात की पक्की गारंटी है कि यदि इस तरह का गेमिफिकेशन होता है, इसमें बच्चों को रिवार्ड्स मिलते हैं और उनको अचीवर सेंस फील होता है, तो वो एकदम लड़ करके, अगर आप नहीं करवाएंगे तो हो सकता है अगले दिन बोलेंगे सर वैसा वाला करवाइए, वो बच्चे खुद बोलेंगे। तो इसलिए उनको इसकी एक आदत लगेगी, उनको एक तरह से इसमें बहुत मजा आएगा, वो आपको भी कई बार प्रेरित करेंगे कि इस तरह से पढ़ाया जाए। तीसरा है गिव्स लर्नर्स द अपॉर्चुनिटी टू सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, यानी सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि कंटेंट से जुड़ा हुआ जो एप्लीकेशन हो सकता है। इतना ही नहीं, जो हिडन चीजें हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद अगर कोई जीत रहा है तो उसके लिए जो खुशी होती है, या जो अगर कोई नहीं जीत पा रहा है तो उसके लिए सिंपैथी एम्पैथी जो अपने ग्रुप में हो सकते हैं, उन सारी चीजों का भी विकास होता है। इसके अलावा भी जैसे ऑफर्स रियल टाइम फीडबैक, ये तो होना ही है, यदि हम कोई भी इंटरेक्टिव क्लास कर रहे हैं हमको रियल टाइम फीडबैक भी मिलता है, यानी कि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं तो फीडबैक तुरंत मिलता है। और ये प्रति उस चीज को हम कहते हैं ये फीडबैक जरूरी भी है, क्योंकि जब तक फीडबैक आएगा नहीं, जैसे आप लोगों ने बोला कि भाई नहीं क्लियर नहीं था ये रूल पहले, फिर मिटा करके जो है दूसरा शुरू करना पड़ा, तो जो रियल फीडबैक मिलेगा तो उसके अनुसार चीजों में कई बार बदलाव करना पड़ता है। जब हम लोग इसके बाद में और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो उसमें अभी जो चीजें आई वो सामने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब भी हम लोग गेमिफिकेशन करेंगे क्लास में, ये बहुत जरूरी है कि उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए, है ना, और स्पष्ट जो नियम है वो बच्चों को समझा हुआ होना चाहिए, ताकि ये प्रोसेस जो है वो एकदम स्मूथली चलता रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात लिखी गई है। फिर गेमिफिकेशन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस, जो चीज हम शायद रटा करके अगर बच्चों को सिखाते, चाहे वो स्टेट कैपिटल है, चाहे वो कलर जो है आइडेंटिफिकेशन है, ये शायद अगर हम बच्चों को रटा करके सिखाते तो शायद वो बहुत देर से सीखता और शायद उसको इतना मजा भी नहीं आता। इसलिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस को भी इनहैंस करता है। फिर डायरेक्टली इंप्रूव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब वो सीखेगा तो स्वाभाविक है कि तो संज्ञानात्मक विकास तो होना ही है, क्योंकि अधिगम होता है जब व्यवहार में परिवर्तन आता है, जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप ही होता है। अब है कि उसके क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं जिसके कारण कि आप जिस चीज को आप क्लासरूम में या अपने कंटेंट के साथ में चीजों को कर सकते हैं। तो सर ये सबसे पहले दिया हुआ है रूल्स, इसी कारण अभी झगड़ा हो गया ना, क्योंकि किसी भी चीज के लिए नियम जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। बेहतर हो कि यदि वो लिखा हुआ हो तो
समझ में आ रहा है, या हम एक बार उसको डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, या फिर हम बच्चों को बता दें, एक बच्चे को या दो बच्चों को बता दें, बच्चा फिर से एक बार सारे बच्चों को बता दे तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा है कि इसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए, ये नहीं कि बस हम गेम करा रहे हैं और बच्चे को मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है, लेकिन पता चला कि उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर उत्पादकता नहीं होगी तो फिर उस गेमिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें सिखाना क्या है। दूसरा स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी पर भी हम लोग एक बार बात करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे तरह के तरीके हैं, क्योंकि हर विषय के साथ चीजें बदल जाती हैं। जो चीज हम लैंग्वेज में कर रहे हैं वही सारा चीज हम फिजिक्स में भी नहीं कर सकते हैं, ये जो फिजिक्स में कर रहे हैं वो हो सकता है हिस्ट्री में नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए उसके अनुसार रणनीति भी बदलनी पड़ती है। तीसरा अचीवमेंट, इसके बाद अचीवमेंट, ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि हर बच्चे को अचीवमेंट फील होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा पैसिव पार्टिसिपेशन उसका हो जाएगा। हर बच्चे को यही, इसमें यही एक अच्छी बात है गेमिफिकेशन में। कई बार गेम इन लर्निंग में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यहाँ पर हमको किसी न किसी तरीके से हमें हर बच्चे से वो पार्टिसिपेट कराना है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि जो बच्चा है उसको कुछ आता नहीं, आता उसको बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट है वही सिर्फ वैल्यू, वही सिर्फ उसी का सिर्फ वैल्यू है, उसको बहुत कुछ आता है। मान लिया हमने कलर उसको नहीं पता चला, हो सकता है उसको कलर का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उसने कलर देखा हो सकता है कि जो ब्लू कलर हम लोगों ने बोला कि सबने बताया कि बैंक में हमने देखा है नेवी ब्लू, हो सकता है उसने फ्लैग में देखा होगा कि जो चक्र है उसमें वो नेवी ब्लू, या बच्चा हो सकता है कि अपने मम्मी के दुपट्टे में देखा होगा, उसने बता दिया कि हाँ मम्मी के दुपट्टे में, किसी भी, क्योंकि ये सारी चीजें कंटेंट में नहीं होकर के भी ये सारी चीजें उसके पास है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है उसके पास है, तो वो उसके द्वारा हम उसको अचीवमेंट का सेंस दे सकते हैं। फिर मास्टरी, आप जब किसी भी चीज का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि बीच में गड़बड़ हो सकता है। इसमें जिस विषय के बारे में हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपकी मास्टरी भी होनी चाहिए, या जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप पहले से आप पढ़ने की खुद तैयार हैं। इसका तो फन, ये तो खैर इसको चर्चा करने की बहुत ज्यादा विषय नहीं, हम लोग देख चुके हैं, इसमें तो आनंद आना ही नहीं। इस तरह कोलैबोरेशन, जैसा भी हम लोगों ने बोला कि भाई एक ही आदमी आंसर दे, सब लोग एक साथ नहीं देंगे, या एक बच्चा बार-बार नहीं देगा, तो क्या होगा कि अगर इन्हें पता है तो इन्होंने इसको बता दिया, या फिर इनको पता है तो उन्होंने उसको बता दिया, मिल करके काम करने वाला होगा, क्योंकि हम कई बार ग्रुप को बैच देंगे मिलके काम। फिर एक प्रोग्रेस, जैसा कि हमने बताया कि लीडर बोर्ड होता है, लीडर बोर्ड जैसे अमेरिका में एक टेलीविजन प्रोग्राम में बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता था और उनको जैसे खेल खिलाया जाता था, और फिर जो है उनका सारा वो रिवॉर्ड पॉइंट्स रखा जाता था, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता था और एक सप्ताह में फाइनल उनका जो प्राइज वगैरह दिया जाता था। इसी प्रकार हमको उस प्रोग्रेस को भी रिकॉर्ड करके रखना है और हर दिन बताना है। एक पीरियड के बाद आप चाहें तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, अचीवमेंट देकर के या प्राइज देकर के या सर्टिफिकेट देकर के। एंड एप्रिशिएशन, ये जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं ये सब एप्रिशिएशन है, आप इसका प्रोसेस बदल सकते हैं, आप क्लास के साथ ले सकते हैं, हेडमास्टर से दिलवा सकते हैं, प्रिंसिपल से दिलवा सकते हैं, मॉर्निंग असेंबली में दिलवा सकते हैं, एनुअल फंक्शन में दिलवा सकते हैं। आप चाहें तो इस एप्रिशिएशन का तरीका बदल सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को बहुत कनेक्ट फील होगा, आपसे भी कनेक्ट फील होगा और सब्जेक्ट के कंटेंट से भी उनको बहुत ज्यादा कनेक्ट फील होगा। अब जैसे देखिए इसके क्या क्या औजार हो सकते हैं, ठीक है, इसको कि हम लोग, अब देखिए इसमें क्या है कि ये क्रिएटिविटी सीरीज है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये पोटेशियम से लेकर के गोल्ड तक। अब इसको क्या है, इसका एक नेमोनिक्स करके आपने अप्लाई किया हो सकता है, नाम नेमोनिक्स आपको मालूम हो या नहीं, तो लोग अप्लाई करते हैं और बच्चे कई बार बिना नेमोनिक्स जैसे टर्म को जाने हुए भी इस चीज को अप्लाई करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं कि उसका क्या बोलते हैं इसको, सिंबल्स बोलते हैं, तो ये सिंबल्स है, इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक नेमोनिक्स बनाया है। काशीनाथ का माली आलू जरा ठीक बताता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। अब काशीनाथ से उनके पोटेशियम को कनेक्ट कर रहा है, नाथ से Na से सोडियम को कनेक्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन भी कहते हैं, फिर Ca से कार्ब कनेक्ट कर रहा है, कैल्शियम है, उसी तरह Na से माली को, Al से आलू, से वो कनेक्ट करके वो ये याद रखता है, और इसको अगर उसमें 2-3
से भी, इस mnemonics से भी वो उस चीज को बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकता है। तो ये है कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसीलिए ग्रुप को याद करने का तरीका भालू गया इंडिया का है। अच्छा, वो पीरियोडिक टेबल वाला पीरियोडिक टेबल। हां, देखिए सब में ये पता है कि भालू के आलू टाइम भालू गया इंडिया का इंडिया हम उसी को बना ड्रैगन गाल। अरे सर में यही तो है। हम ये नाम में सबसे फर्स्ट किसी भी बच्चे को देखिए, आपको बियॉन्ड मतलब आपके बियॉन्ड चीजें सामने आएंगी, एकदम उनकी क्रिएटिविटी बहुत अलग लेवल की होती है। हम लोग अंडरस्टिमेट करते हैं। सर देखिए हमारा दोहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा याद रहता है, आपको भी लाइफ भर के लिए याद रहेगा। एक काना होता है, वो एक टेढ़ा आदमी से कहता है, एक काना कहता है बांका से, बांका मतलब टेढ़ा, मेरी मोगी आई। हम लोग की भोजपुरी भाषा में मोगी कहा जाता है बात को। तो मोगी आई, कहता है तो मेरे तो दो मोगी है, कौन आई? तो कहता है जमखनी आई। तो उसका तो सत्यानाश हो गया था पोरबंदर में, उसका क्या हो गया था? सत्यानाशी पोरबंदर। तो काना बांका, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। MGL काना कहता है बांका से, मोगी आई, मोगी इस मोगी का नाम होता है जमखनी। इस जमखनी का सत्यानाश हो गया था पोरबंदर में, जहां गांधी जी जन्म हुए। पता है कैसे हो गया उसका ये हाल? तो उसकी दशा ये बता रहा है, ये क्या कहें, वो गड़बड़ कर रही थी, हस्बैंड से लड़ी, हस्बैंड से तो उसको कितना शुरू कर दिया, कितना जब शुरू किया तो उसे इसे निकल हम लोग आओ what करने लगी। ये अच्छे तरीका से बताया जाता है। हम लोग बहुत यूज करते हैं। हम यूज क्यों है और बहुत बताया जाता है। हमारा दूसरा में बहुत यूज है, हमारा बनाया हुआ इसीलिए इसके पहले तक में आए तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपकी क्रिएटिविटी के अनुसार आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, ये जरूरी नहीं है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि यदि यही चीज हम बच्चों को देते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं। वो बहुत अलग तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से और बियॉन्ड द बॉक्स कई बार वो जो है जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं उस तरीके से भी वो लेकर के आते हैं, वो सबके लिए ही यूजफुल होता है। इसलिए ये इवन दूसरा भी एक मैडम आगे बढ़ाइए, जैसे कि एक सोलर सिस्टम है, इसको भी इसमें जो प्लैनेट से छोटे बच्चे हैं उनको याद करने में ये समस्या होती है, तो इस तरह का भी इकोनॉमिक्स वो फॉलो करते हैं। जैसे कि माय वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। अब इसके फर्स्ट लेटर से आप देखिए कि जिस सीरीज में है वो मरकरी, वेनस, इसके मार्स और हो बहुत याद करना बहुत ही हाँ याद करेगा तो दिमाग भूल जाएगा। इसीलिए क्या है कि आपको ये तय करना पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी अपनी मास्टरी के अनुसार कि हम लोग किस विषय में किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी विधि को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इससे बहुत फन मेकिंग है, इससे बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे। और इसको अगर ये याद रख लिया इसने के थ्रू तो क्या है कि आप कभी भी पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, आगे इसके अलावा ये सारे भी औजार हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं इवन जो है आपका ये जो रूबिक्स क्यूब है या हम लोग सुडोकू है, इन सब चीजों को भी हम लोग अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं या एक तरह से हम लोग उसके क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। एक तरह का ये पजल भी होता है जिससे कि थ्रू जो है उनकी जो है गतिविधि या कॉग्निटिव जो उनका अधिगम जो है संज्ञानात्मक अधिगम वो भी काफी अच्छा
इंक्रीज करता है। आगे अब जैसे कि लैंग्वेज में कई बार क्या होता है कि शब्दों को बोलने में बहुत लोगों को सहजता नहीं होती है। आप हमारे यहाँ देखिए तो अगर आप हाँ जैसे आप देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब दिक्कत ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। आप हिंदी में जनरली बच्चे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। इनफैक्ट होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शुरू से हमने उस तरह से सारा प्रशिक्षण नहीं दिया है, क्योंकि हिंदी में तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं, है ना? लेकिन जो हमारे यहाँ बहुत सारा कॉमन जो एक गलती होता है वो क्या है, ये अगर हम लिख रहे हैं शाम हो रही है तो यहाँ पर सब बिहार झारखंड में सब लोग शाम बोलते हैं, है ना? पता नहीं होता कि वो शाम है, क्योंकि हमें इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। लेकिन इसी चीज को यदि आप किसी भी तरीके से बोलते हैं, आप खुद बोलते हैं और बच्चों को उसके लिए कोई रिवार्ड पॉइंट देते हैं कि हाँ तुम अगर सही उच्चारण करोगे तो तुम्हें इस तरह का रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। और अगर वो पूरे सप्ताह में अगर एक भी गलती नहीं करता है तो लास्ट में हम एक बैज देते हैं उसको कि हाँ एक कोई भी एक नाम दे देंगे हम कि शास्त्री जी, मान लीजिए उसने अगर पूरे सप्ताह में बहुत अच्छा उच्चारण किया, हमने उसको दे दिया एक बैज दे दिया ये शास्त्री है क्योंकि ये बहुत अच्छा उच्चारण करता है। जैसे यहाँ पर भी है कि कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? भारती सर का पढ़ेगा। हाँ ये भारती सर। अच्छा सर दोनों देखना पके पेड़ पर पका नहीं सर आप पढ़िए। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू, पकड़े पका पपीता। वेरी गुड, आगे बढ़ाइए। इसीलिए इसको कविता की तरह पढ़ाइए, थोड़ा तेजी से पढ़ाइए, ठीक है? तो ये काम मुझे अच्छा पसंद है। पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पीकू पीकू, पकड़े पका पपीता। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ललित में नहीं पढ़ा। हाँ यही है कि जब देखिए आपको पता है कि अपना की गलतियों से किसने थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं। जब बच्चों को हम ये पढ़ने के लिए ये बोले कि कविता की तरह पढ़ना है आपको, तो वो बहुत एंजॉय करके पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत इसको आनंद लेकर पढ़ेंगे, और जब आनंद लेकर पढ़ेंगे तो बहुत संभावना है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए। लेकिन है कि उसी गड़बड़ी से कई लोग ज्यादा आनंदित भी होंगे जब दूसरे को हम मौका देंगे। फिर कुल मिलाकर के यदि 2-3 मौके के बाद एक अच्छा बच्चा है, कोई भी बच्चा उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा और फिर उसको हम एक रिवॉर्ड पॉइंट देंगे और उससे अचीवमेंट सेंस आएगा, जिसके कारण से उसको इस लर्निंग में ज्यादा मजा आएगा। ऐसा नहीं कि इससे बंद कर देंगे, फिर इसको हम लोग दूसरे को अगर हमने ग्रुप बना रखा है तो दूसरे ग्रुप में मिलेंगे, कोई ना कोई बच्चा उसमें पढ़ेगा। क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसी को भी हराना नहीं है। इसमें गेमिफिकेशन में ये हर कोई विन-विन सिचुएशन हो, एक बच्चा नहीं बोल रहा है तो दूसरा बोलेगा, दूसरा को तीसरा बोलेगा, तो दोनों ग्रुप को विन-विन सिचुएशन में रखना है। और जो भी इसको पढ़ पाएगा अंतिम में, जब वो उस ग्रुप का बच्चा जीत जाएगा एक तरह से, तो उस पूरे ग्रुप को भी लगेगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया और उसको मजा आएगा, उसमें हाँ पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, अब जैसे ये इंग्लिश का है तो कौन पढ़ेगा? Vicky bought us bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter will make my batter better. So that was better. Bitty butter bought a bit of better butter. देखिए क्या हुआ कि मैंने पढ़ा और आपको सही पढ़ा, बट क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कई जगह पर गड़बड़ियां होंगी। बट ऐसा नहीं कि बच्चे को ये पढ़ना नहीं है, उसको पता है कि ये बॉटल है, ये बेटी है, ये बेटर है, ये उसको पता है। लेकिन जब हम लोग इसको बहुत तेजी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावना है। लेकिन यदि ऐसा बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा देख करके पढ़ने या किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसको अच्छे से बोध मिलेगा और फिर जाकर के उसको ठीक से पढ़ेगा और उसके उच्चारण में और भी ज्यादा सहजता आएगी। इसीलिए कई बार लैंग्वेज हम लोग इस तरह के टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें थोड़ा बहुत भी गलती होने से सब लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं। आप देखिए क्लास में यदि आप इसको कराइएगा
आप कितना भी रोकिए एक बच्चे को, दूसरा बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा और वो दूसरे को दिखा करके दूसरे वाले को, पड़ोस वाले को बोलने मतलब वो बोलेगा, वो सोचेगा कि उधर से कुछ बोलना तो ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा होगा ही। इसीलिए गेमिफिकेशन में क्या है कि उसका एक मेन जो एक गोल है वो है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, एक्टिव पैसिव पार्टिसिपेशन होना ही होना है। बस ये है कि हमें एक मास्टर की तरह उसकी अच्छी रणनीति बनानी है, ठीक है। ये है स्ट्रेटजी, इसको वैसे हम लोग और भी तरीके से देखेंगे, जैसे मैं पढ़ देता हूं। तो इंस्टेड ऑफ क्लास वर्क assign student quest to learn about a new subject or complete project। किसी भी चीज को हम सिर्फ असाइन करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर खुद एक जिज्ञासा का विकास हो और उस चीज पर खोज कर सके। ये गेमिफिकेशन का, या तो उसके लिए वो कोशिश करे अपने आप ही। कई बार हम हमारे कहने से नहीं होता, ये है कि उसके अंदर वो स्विच ऑन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और देखिए बायोलॉजिकली भी इसमें भी बताया गया आगे कि कभी भी क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट सेंस होता है, तो हमें खुशी होती है और फिर क्या होता है हमारे माइंड से वो डोपामाइन निकलता है। और जब वो डोपामाइन निकलता है और हमें बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है, तो हम उस चीज में और भी ज्यादा पार्टिसिपेट करने के मौके ढूंढते हैं। इसीलिए बच्चा अगले दिन आएगा तो वो बोलेगा नहीं मैडम वही वाला करवाइए गेम, ऐसा बोलेगा। ये बोलेगा सर आपने बहुत दिन से नहीं कराया, क्योंकि उसको वो जो डोपामाइन रिलीज होने के बाद जो उसको महसूस हुआ है, जो आनंद का अनुभव हुआ, वो आनंद वो बार बार प्राप्त करना चाहता है। और ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि यदि हम वेरिफिकेशन को ऐड करते हैं तो कंटेंट को पढ़ाना या बताना ज्यादा सहज हो जाएगा। फिर यूज टीम बिल्डिंग गेम्स लाइक जियोपैरिटी टू स्टडी ए क्लास बिफोर टेस्ट। यानी कहा जा रहा है कि आप किसी भी मतलब कोई भी एक गेम या एक्टिविटी प्लान कर दीजिए। ये बिना प्लान किए अगर आप करेंगे तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हो सकता है। इसीलिए किसी भी कंटेंट को देख करके आपको जो भी रणनीति बनानी है उसके अनुसार आप गेम प्लान कर लीजिए। गेम नहीं मतलब जो इस गेमिफिकेशन कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लास पार्टीज और किड्स हैव स्टूडेंट अर्न पॉइंट्स टुवर्ड्स द क्लास फील्ड ट्रिप बाय बिहेविंग एंड डूइंग देयर असाइनमेंट। एक अच्छी बात इसमें बताई गई है कि यदि आप बच्चों को कहीं पर बाहर ले जाते हैं फील्ड ट्रिप पे, तो एक बड़ी समस्या होती है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। कई बार बच्चा अनुशासनहीनता दिखाता है या कई बार बदमाशियां करने लगता है, तो हम उसके लिए एकदम बना दें कि भाई तुम फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो तुम्हारा जो बिहेवियर है उस पर भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तुम वहां जाकर के जो चीजों को ऑब्जर्व करके नोट करोगे उस पर भी पॉइंट्स है, और तुम जब उसका एक रिपोर्ट बना करके दोगे उस पर भी पॉइंट्स है। आप डिफाइन कर लीजिए किसमें कितना पॉइंट देना है और टोटल मिला करके आपका फाइनल उसका एक जो है कैलकुलेशन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बैच या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे क्या है कि आपको जो बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है उसमें भी आपको बहुत ही सहजता प्राप्त होगी। फिर a pair subject that a student struggles with or dislikes with fun books or activities to encourage motivation। ऐसा होता है कि कई कुछ विषय ऐसे होते हैं या कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिसके लिए कि बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता है या उसको सीखने में या उसको पढ़ने में जो है वो दिक्कत आती है। तो इसलिए खास करके आप एज ए टीचर आप समझ जाइए कि किस चैप्टर में, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि हमारे लैंग्वेज में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही बोरिंग टाइप से हैं। कुछ चैप्टर हमारे पास भी इवन लैंग्वेज में बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें भी किस तरह से प्लान करना है, किस तरीके से हम उसको गेमिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, गेम लाइक एलिमेंट डाल सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सारा कुछ हमें ही करना है, हम एक रणनीति बना लें और बच्चों को उस तरह से निर्देश दे देंगे तो वो काफी काम करते हैं। हमने देखा है कि सर लोग ने भी सर लोगों का काफी सारा कंटेंट आया होता है, तो हमने देखा बहुत अच्छा काम किया है। इवन एसके सर ने कभी मैंने देखा था जो मेरे पास आया था बहुत बढ़िया, मतलब बियॉन्ड द बॉक्स उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो जब हम बच्चों को निर्देश देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम बहुत ही अलग तरीके से, और क्योंकि उनको पता होता है जिससे उनको रिवार्ड पॉइंट्स मिलने हैं या कहीं ना कहीं नंबर मिलना है, तो ये भी उनके लिए एक अचीवमेंट सेंस होता है, इसीलिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ का ट्राई इसको हिंदी में हमने रखा है, आगे बढ़ाइए और बढ़ाइए। अब जैसे कि इसमें भी कुछ चीजें हमने रखी है, उसी को थोड़ा सा बदल करके रखा है कि कक्षा को खिलवाड़ में गेमिफिकेशन का नाम दिया है। क्या क्या करना है कि कक्षा में लगातार प्रतियोगिता को स्मार्ट तरीके से आयोजित करना। जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 गतिविधियां देखी थी, उसी प्रकार से आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता को रख सकते हैं। इवन सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाहर भी यदि आप कोई गतिविधि करा रहे हैं
या कोई एक्टिविटी करा है, आजकल बहुत सारा एक भारत श्रेष्ठ भारत या इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि कई बार हम हमारे पास रिवॉर्ड फंक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है हम उनको उसका रिवॉर्ड दे नहीं पाते। तो आप इस तरीके से भी इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और उनको एक रिवॉर्ड पॉइंट दे सकते हैं, तो उससे बच्चे सहज रूप से आगे आएंगे, शामिल होंगे। फिर है कि चुनौती के स्मार्ट रणनीति निकालें। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसमें जो चैलेंजेस है उसको गेमिफिकेशन में बदलने के लिए आप एक स्मार्ट रणनीति निकालें, चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, और उसको निकाल करके फिर आप अप्लाई करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अधिगम के विभिन्न पड़ाव और स्तर निर्धारित करें। आप ये तय कर लीजिए कि हाँ भाई 20 पॉइंट होने के बाद हम इनको एक बैच देंगे, अगर वो 100 पॉइंट अगर प्राप्त कर लिया तो उसको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो फिर बच्चा उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। फिर है कि बच्चों को ऑनलाइन बैच रिवार्ड का प्रमाण पत्र देंगे। क्लास में कई बार हम देते हैं, ऐसा नहीं ऑफलाइन नहीं भेज सकते, अगर आप अभी के सिचुएशन में अगर ऑनलाइन भेज सकते हो बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी दिखाएंगे कि देखो हमको ये सर्टिफिकेट मिला है, हमको ये बैच मिला है, तो पेरेंट्स का भी एक बिलोंगिंगनेस बढ़ता है और उनको भी एक सेंस ऑफ प्राउड फील होता है अपने बच्चों पर। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में हर सप्ताह अंक जोड़कर कुल अंक दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं और उनको उसी तरह से जो भी रिवॉर्ड्स देना है आप दे सकते हैं। तो ये आपकी रणनीति अगर होगी तो आप कक्षा का अच्छे से गेमिफिकेशन कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन है जहां से कि आप बच्चों को बता भी सकते हैं और आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उस गेमिफिकेशन को, उसमें बहुत सारा कंटेंट भी दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स भी दिए हुए हैं जिसमें कि किस तरह से गेमिफिकेशन करना है भी बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है खास करके गेमिफिकेशन के लिए, डुओलिंगो और काहूट जो है आप कभी ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा बाकी भी जैसे खान अकेडमी है या दूसरे है, लेकिन जो निष्ठा में भी हमने देखा कि इन दोनों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी बताइएगा। अब एक इसमें 3 एक गोल्डन रूल बताया गया है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो 3 प्रतिभागियों को अलग अलग तरीके से जीतने का मौका है। कोई बच्चा ऐसा होगा कि क्लास में कोई बच्चा है जो आपने 5 बार बीट किया, तो 5 बार आपने सवाल पूछे जैसी कोई चीज की और वो जवाब नहीं दे पाया, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन बच्चा ऐसा है जिस तरह की कोई भी जवाब नहीं दिया उसको कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं दिया। ठीक है, उसको बस इतना ही बता दीजिए कि भाई तुम बताओ तुम्हारे ग्रुप में कितने लोगों को खड़े करने वाला, कितने लोगों को रिवार्ड पॉइंट्स मिला है, इतना तो बता ही देगा वो कि हाँ भाई 5 लोगों को मिला है, उसके कौन मिली, कुछ भी उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। कोई बच्चा यहाँ से मुंह लटका के नहीं जाए, इस बात का ये इसका एक उद्देश्य है, इसलिए ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए। फिर अधिकांश प्रतियोगियों को कम से कम एक बार जीतने का मौका मिलने वाला है और सुनिश्चित करें कि इसके नियम और तरीके सहज हों और पहले से ही समझा दिए गए हों। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको करवा पाएंगे। अब ये किस प्रकार लाभ देता है, तो एक तो है लगातार पुष्टि मिलती है और रिवार्ड्स मिलते हैं, उससे बच्चा मोटिवेट होता है सीखने के लिए। फिर नए नए तकनीक अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो नई नई तकनीक, नए नए एप्लीकेशन को जो है वो ब्राउज करेगा, उसमें देखेगा। जब अगर एक मान लीजिए काहूट की आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, हर विषय से चीजें दी गई हैं, तो बच्चा उसको देखेगा, उसको उसके कंटेंट में जाएगा, समझेगा। फिर रटने वाली प्रक्रिया नहीं होगी। आप देख लीजिए अभी अपने नेमोनिक्स में हमने देखा और एक लाइन से सारा कुछ याद हो गया। फिर विद्यार्थियों को शक्ति कर, विद्यार्थी स्वयं अपने आप धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं, उनको भी लगने लगता है कि हमें ये कंटेंट याद हो गया और फाइनली वो अपना आकलन भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा लर्नर्स डायरी है उसमें स्व आकलन भी है, टीचर्स आकलन भी है और पीयर्स असेसमेंट भी है। इसलिए ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं वहां पर उस परफॉर्मर में वो फुलफिल करता है। इसलिए ये गेमिफिकेशन बहुत जरूरी है, मुझे लगता है उस संदर्भ में भी ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा अपना आकलन भी करेगा, इवन आप पीयर्स असेसमेंट भी करवा सकते हैं उसको, बाकी टीचर्स को फिर कर ही रहे होते हैं। तो ये किस तरीके से आपको लाभ देता है, किस तरीके से आपकी तकनीक इसका देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, जस्ट इसमें नवाचार है, बहुत आनंद आता है, नया नया कौशल सीखने को मिलता है और हम लोग नई तकनीक का समावेश करते हैं। अब इसका क्या भविष्य कि किस तरह के खेल खेलें, क्या सोचने का स्तर बढ़ाएगा, यह आंतरिक प्रेरणा पैदा करता है, हमेशा करेगा। जब भी गेमिफिकेशन होगा तो वो खुद से अपनी प्रेरणा से वो चीजों को सीखेगा और ये एक बार पैदा हो गया तो फिर इसकी आदत लग जाती है।
पर शुरू में हमने देखा था कि एडिक्शन हो जाता है, तो बच्चे को खुद से एक मोटिवेटेड होता है और खुद से उसकी आदत बन जाती है। लोग अधिकतर को खेल खेल में सीख लेने की प्रणाली में लाएंगे, और क्या है कि वो जिंदगी में, अब जैसे हमने नेमोनिक्स बता दिया, हमने 2-4 अप्लाई कर दिया, बच्चा क्या है जिंदगी में खुद उसको अप्लाई करेगा। इवन जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद उसको अपने परिवार में भी, यदि अपने बच्चों भाई बहन को भी अगर ये सिखाना होगा, बताना होगा, तो शायद वो इन तकनीकों का इस्तेमाल कर पाए। अन्य अधिगम के साथ भी खिलवाड़ को विकसित करेगा। खिलवाड़ मतलब गेमिफिकेशन की, और भी अगर कोई सीखने की चीज है, अगर वो बच्चा पढ़ करके यहाँ से जाता भी है, तो उन सारे अधिगम जो भी हमने गेमिफिकेशन देखा है या जिस भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है, उस रणनीति का इस्तेमाल करके वो आगे चीजों को सीख पाएगा। और अधिकतम सहभागिता भी हमने देखा ही है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसको कि थोड़ा बहुत अवॉइड भी करना चाहिए, है ना। अब जैसे कि मान लेते कि हम कोई गेमिफिकेशन कर रहे हैं और पता चल रहा है कि उसमें सिर्फ मजा ही हो रहा है और उसमें हमारा गोल निर्धारित नहीं है, तो पता चला कि बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, बट अगर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो लक्ष्य पहुंच नहीं पाए। इसलिए कई बार ऐसा होने की संभावना है कि इनकरेक्ट gamification in the classroom can make students motivated by rewards and disinterested in the learning process. देखिए आप लोग सब लोग तो बीएड सब करके ही आए, इसलिए आपको पता होगा कि मोटिवेशन कई बार 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अगर आपने पढ़ा ही होगा कि अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं तुम ये वाला चीज कर लो, हम उनको चॉकलेट दें, तो ये चॉकलेट उनके लिए फोकस हो जाता है ना। वो जो आपने वो स्किनर वाला स्टिमुलस है, वो डायरेक्ट स्टिमुलस, उसी तरह की चीज है कि उनके लिए फोकस में सिर्फ गेम का पॉइंट्स नहीं, ठीक है, वो तो एक है, वो एक उसके द्वारा उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है, पर सिर्फ वही नहीं, उनका मूल उद्देश्य क्या है कि वो जो कंटेंट है या जो हम पढ़ा रहे हैं वो उनके अंदर समायोजित हो सके। इसलिए ये वाला पॉइंट को याद रखना है जब भी हम रणनीति बना रहे हैं क्लास में, तो इस चीज को भूलना नहीं। दूसरा, to avoid this, it's important to understand the difference between intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation है कि खुद से वो आगे बढ़े और उस कंटेंट को या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे और उस कंटेंट को वो अपने अंदर समायोजित करे, भले ही किस रास्ते से उसमें वो पार्टिसिपेट करता है या उसमें सीखता है। But intrinsic motivation happens when students enjoy learning what is own course. ये अच्छी बात है, इस पर हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा कर ली। And extrinsic motivation on the other hand occurs when students are motivated by external rewards or punishment. यानी हमको कोई external rewards या punishment नहीं देना है कि चॉकलेट दे देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं। जो पॉइंट्स है या सर्टिफिकेट्स है, बैजेस है, इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं ताकि वो उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो और उसका एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि गेमिफिकेशन हम कैसे अपने क्लासेस में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आई थिंक ये काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं हम जो फन वाला का पार्ट में दिया लर्निंग फन हैप्पी टीचर्स, एनवायरनमेंट हैप्पी करने के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच। मैं विजय भारती सर से आग्रह करता हूँ कि आज के लेसन के बारे में आप यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षक और समूह को धन्यवाद। सर आज का जो टॉपिक था गेमिफिकेशन, इसका एक मूल कॉन्सेप्ट ये गेमिफिकेशन वैसे खेल को कहते हैं जब बच्चों का मेन फोकस होता है बेसिक स्किल्स को डेवलप जब कराना पड़ा तो गेमिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। जो बेसिक जो स्किल्स होते हैं ना, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, बेसिक स्किल्स इसमें जो आते हैं। तो जैसे हम लोग छोटे बच्चों को बॉल देते हैं, बेटा लोग खेलो, हम दूर से देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से नियम बना लेते हैं कि उसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन हमारा मेन मतलब जो मोटो होता है कि बच्चा
सही से वॉकिंग कर रहा है नहीं, उसका स्टेपिंग सही चल रहा है नहीं, वो सही सोच रहा है नहीं, सही समय पर किक मार रहा है नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया अभी के सिनेरियो में, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और इससे और भी चीज हमें फाइंड आउट हो जाते हैं कि जैसे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। स्किल्स सिखाना नहीं पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स अपने आप छोटे बच्चों को, जैसे देखते हैं गली मोहल्लों में एक वो गेम होता है कि बॉल चला गया बाउंड्री के अंदर तो आउट, तो फ्रंट फुट डिफेंस अपने आप हो जाता है कि हमें रोकना ही रोकना है, उधर गया तो आउट। बहुत सारे चीज में जो नियम नहीं होते अपने से और क्रिएट नियम बनाए जाते हैं और बेसिक स्किल्स को डेवलप करने में। और सर का बहुत अच्छा तरीके से सर ने स्किल्स और इस टॉपिक को डिफाइन किया।